हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो सुबह के 11 बजे होती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हम पवन सीरीज से बिल्कुल शुरुआत से और अति लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो भी आप सभी के रिवीजन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम यूपीडीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा, ठीक है, कोई वर्ग है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग। यानी किसी वर्ग की भुजा, एक भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी जो आपका ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसको हम भुजा कहते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बताऊँ, सूत्र आप सभी को याद होने चाहिए, तभी आप लगा सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, ब्रैकेट में भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है। और उसके बाद देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं दिया है, केवल हमें क्या मालूम है, भुजा मालूम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा बराबर, यहाँ पे हमारा भुजा कितना दिया है, 6, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे। तो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आप सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हो, 6 × 6, या फिर सिंपल 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। तो इस तरीके से इस पूरे क्षेत्रफल का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 36, यानी 36 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी पूछे क्षेत्रफल तो आपको वर्ग मीटर जरूर लिखना है। तो इस तरीके से अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो सिंपल इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा एक का मान दिया है 6 का हम स्क्वायर कर देंगे, 36 इसका आंसर चलाएगा। अगर आप तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि संख्या 13, 39, 273 का मौसव ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 13, 39, 273 का मौसव ज्ञात करना है। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, आइए फ्रेंड्स हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम भाग विधि से भी लगा सकते हैं, बहुत ईजिली तरीके से, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आप एक एक को भाग दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि का जो नियम होता है कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 39 में हम 13 का सिंपल भाग देंगे, ठीक है। तो 39 और यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 से कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, और ये 39 कट गया। अब क्या करेंगे कि हम 13 से ही 273 में देंगे। तो 273 में अगर हम देते हैं, यहाँ पे क्या है 273, यहाँ पे 13, और यहाँ पे हम 2 बार में जाएंगे। 13 दूना क्या होता है 26, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 13 एकम 13। तो आप देख सकते हो कि 13 से ये पूर्णतः कट जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो 13, 39 और 273 का मौशपा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी के साथ आप लगा सकते हो। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, 13 हो गया, 39 हो गया और 273 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या देखते हैं जो कि 13, 39 और 273 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 13 ही ऐसी संख्या है जो 13 को भी विभाजित कर सकते हैं, 39 को भी विभाजित कर सकती है और 273 को भी विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो 13 कम 13 और 13 39, और उसके बाद यहाँ पे 21 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने भाग दिया तो हमें मालूम है कि 21 और 13 में अगर 21 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, ठीक। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और
ई कितना होता है 7 और यहाँ पे 2, तो आप देख सकते हो 273 आ गया। तो इस तरीके से हम फिर से अब देखेंगे कि 1, 3, 21 को कोई ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर दे, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 1, 3 और 21 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो महत्तम समापवर्त हो गया वो 13 हो गया। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है बट ओनली रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि राकेश ने 65%, ठीक है, राकेश है 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक राकेश नाम का लड़का है, ठीक है, राकेश नाम का लड़का है, वो किसी मतलब वार्षिक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, और उस परीक्षा यानी जो भी वो पेपर दे रहा था उसका कुल पूर्णांक जो था वो था 500। तो 500 में से जब 65% पाया तो यहाँ पे ये बताना है कि 65% में यानी 500 में से उसको कितने नंबर मिले। यहाँ तो ये प्रतिशत में बताया है, कभी कभी प्रतिशत में पूछ देता है, अंक दे दिया जाता है और प्रतिशत निकालना होता है, बट यहाँ पे प्रतिशत दे दिया है और इसका अंक यानी वो कितना नंबर पाया है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपका जो नियम रहेगा वो किस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि कुल प्राप्त किए यानी 65% उसने प्राप्त किए, ठीक है, और जो पूर्णांक है वो कितना है, तो यहाँ पे उसका जो पूर्णांक है वो कितना है 500 है, ठीक है, 500 है। और उसके बाद देखिए 500 यानी 500 का क्या, 500 का मतलब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 65 यानी 65 और परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल 65 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 65 का 5 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 65 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो 5 हो जाएगा, हासिल 2, ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 30, यहाँ पे 32 यानी 325 उसने नंबर कुल पाए। तो फ्रेंड इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर यहीं पे अगर 325 दिया होता, ठीक है, 325 मार्क्स होता और यहाँ पे ये पूछता कि आप इसका परसेंट निकालो, यानी इस तरीके से पूछा कि राकेश ने 500 में से 325 नंबर पाए तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जैसे कि हमारा जो आंसर आया 325 यानी वो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से यानी 325 पाया 500 में से तो कितना परसेंट हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 500 नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 500 में से कितना नंबर पाया है, 325 पाया है। और हम क्या करेंगे, हमें परसेंट में लाना है तो हम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से अगर हम 5 यानी 325 5 में 325 का भाग देते हैं तो ये यहाँ पे 6 बार में जाएगा, हासिल कितना बचा 2 और ये जाएगा 5 बार में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 65 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि 65% इसने नंबर यानी 65% नंबर पाया है। तो आप बहुत ही इजीली तरीके से बता सकते हो और इस तरीके से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1 मिनट, अगला आपका प्रश्न है, देखिए कि समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। यानी समीकरण यहाँ पे जो दिया है कि 3x - 5 है बराबर x + 3 को हल करना है। अब किस तरीके से इसको हल करेंगे आप देख सकते हो, चर भी है और अचर भी है। तो हमारा जो सबसे पहले नियम होता है कि हम चर को एक साइड करते हैं और अचर को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3x - 5 बराबर 5 बराबर x + 3 है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x - 5 बराबर x + 3। क्या करेंगे, चर को इधर लाएंगे और अचर को उधर भेजेंगे। तो ये भी क्या है, आपका चर है और ये भी चर है। तो 3x ये क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है, x 3 और ये क्या है, अचर है, यहाँ -5 है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पे 3x माइनस x है, तो 3x में से x जाएगा तो क्या आप सभी को मिलेगा 2x, और 3 + 5 होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। x इधर रखेंगे और 8 डिवाइड बाई 2, 2 का भाग 8 में देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा x बराबर 4। ठीक, तो इस तरीके से समीकरण अगर हल करने को बोले तो सबसे पहले जो चर होता है हम उसको एक साइड करते हैं और अचर जो होता है उसको एक साइड, और उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ डिफिनीशन है जिसको आप याद कर सकते हो। देखो अगला जो आपका प्रश्न है कि सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थी। तो सभ्यता के विकास के समय गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है संख्या किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से वस्तुओं को गिनती का बोध होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। संख्यांक से क्या आशय है, अभी हमने संख्या जाना, यानी जिन वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। लेकिन सेकंड जो आपका क्वेश्चन कह रहा है संख्यांक से क्या आशय है, तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, संख्यांक की जो परिभाषा होती है, संख्याओं जो भी संख्या होती है जिन संकेतों द्वारा हम व्यक्त करते हैं उसे ही हम संख्यांक कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि संख्या 3477 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत इजी है। ठीक है, 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो यहाँ पे 2 7 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ही 7 का निकालेंगे। ठीक है, दोनों ही 7 का निकालेंगे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये आप सभी को पता है कि इस तरीके से आपका होता है 7 × 1 बराबर 7। ठीक है, 7 × 10 बराबर 70। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 × 100 बराबर 400, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 × 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। तो केवल 7 का ही पूछा है, तो एक 7 का हो जाएगा 7 और दूसरे 7 का हो जाएगा 70। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आप नीचे लिख सकते हो एक 7 का मान, पहले 7 का स्थानीय मान 7 और दूसरे 7 का स्थानीय मान 70। ठीक है, अगर यहीं पे जोड़ के पूछता तो आप सिंपल बता देते 77, बट जोड़ने स्थानीय मान का योग नहीं पूछा है तो सिंपल केवल और केवल आप स्थानीय मान ही बता देंगे। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 62 × 74 को हल कीजिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ पे 14, यहाँ पे आपका 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2, यहाँ पे 42 और 2 कितना हो जाता है 44। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 62 है, और यहाँ पे क्या है आपका 62 × 24 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो आ जाएगा 45 और 88। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी के साथ इसको कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि 72 को 12 से भाग दीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको आसानी के साथ अगर आपको 12 का टेबल्स आता होगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप 12 का भाग यानी आप 12 का मल्टीप्लाई 6 से करते हो, ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई 6 से करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे इस तरीके से आप दर्शा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो आप उसी तरीके से अगर आंसर लिख देंगे 6 तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे 12 से जाएगा यहाँ पे ये 6 बार में, तो यहाँ इसका भागफल हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक, आप नीचे इस तरीके से लिख सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स अगला जो आपका प्रश्न है बहुत इजी है। 1/2, 1/3 एवं 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो फ्रेंड्स हमने इसको कई बार बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था। ठीक है, कि आप किस तरीके से छोटी भिन्न बड़ी भिन्न बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। आप इसका नीचे का हर जो है वो समान करके आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मिटाया नहीं है। देखिए सेकंड जो आपका क्वेश्चन है 4/9 +
3/9 को जोड़े तो ये भी 9 जो है वो हर समान है। सिंपल आप 4 और 3 को ऐड कर लीजिएगा, 7 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि केवल और केवल रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। दशमलव संख्या 432.562 का स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाइए, ठीक है। तो इसको हम 4 को सैकड़ा कहते हैं, दहाई कहते हैं, इकाई कहते हैं। यहाँ से पॉइंट लग गया है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दशवां भाग, सौवां भाग, हजारावां भाग इस तरीके से कहते हैं। तो संख्या 4 जो संख्या 4 है इसका 400 हो जाएगा, स्थानीय मान संख्या 3 का 30 हो जाएगा, संख्या 2 का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से दशमलव बिंदु के बाद जो अंक है उनका क्या हो जाएगा, तो संख्या 5 का 10वां भाग, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो 5/10, 6/100, 2/1000। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है दशमलव में। अगला जो आपका प्रश्न है कि गुणनखंड किसे कहते हैं, तो जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल 40 प्राप्त होता है। तो यहाँ 8 को 40 यानी 8, 5 यानी सिंपल गुणनखंड किसे कहते हैं, तो जब आप सिंपल 8 और 5 को गुणा करते हो तो आपको गुणनफल यानी जिस तरीके से भागफल प्राप्त होता है उसी प्रकार से गुणनफल प्राप्त होता है। यहाँ 8 व 5 को 40 का गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि अपवर्तक किसे कहते हैं, कुछ संख्याओं के अपवर्तक बताइए और अपवर्तक में ध्यान देने योग्य बात कौन सी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है एक अपवर्त्य होता है और एक अपवर्तक होता है। अपवर्त्य मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अपवर्तक मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। तो जब कोई संख्या जिन संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्या है उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। यानी 2 को कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो 1, 2 हो जाएगा। 6 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है, 1, 2, 3, 6 हो जाएगा। 15 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है, 1, 3, 5, 15 हो जाएगा। 69 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो यहाँ पे 1, 3, 23, 69, 84 को आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 ये जितनी भी संख्या है ये 84 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ आज इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, ठीक है। और भी पूरा जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, पूरा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।